स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग फाइनली आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज। बहुत सारे नाम हैं इसके, मतलब हमारे लिए चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम हम लोग दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर है, इसमें जो हमारी आज की क्लास रहेगी पूरी, वो क्लास बेसिकली रहेगी 10th क्लास से कनेक्टेड। मतलब 10th क्लास ही समझ लो आप है। मतलब आज की जो क्लास है आपको पढ़ते वक्त ऐसा ही लगेगा कि हम 10th क्लास ही पढ़ रहे हैं। बस फ़र्क ये होगा कि 10th क्लास में हमने उस टॉपिक को, यानी कि जो पिछली क्लासिफिकेशंस हुई हैं हमारे पास्ट में, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशंस, बस उनको पढ़ते वक्त हमने थोड़ा सा डिटेल में बात की। थोड़ा सा यहाँ पे हम फास्ट चलेंगे बिकॉज दो कारण है। पहला कारण, यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं, और दूसरा कारण, हम ये 10th में पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन आज की क्लास पढ़ने के बाद शायद आपको ऐसा लगे, कि यार ये तो पिछला ही चैप्टर चल रहा है, मतलब ये तो 11th क्लास तो है ही नहीं, तो 10th क्लास चल रही है। बट जब आप आगे धीरे धीरे जाएंगे वो वाला बात आ जाएगी, रुको जरा सब्र करो वाला मीम आप बस इमेजिन करना कि आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में इतना कुछ मिलने वाला है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। आपको हैरानी होगी देख के कि यार यहाँ तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक अलग फेज शुरू हो जाएगा। हो सकता है पहला लेक्चर तो ऑब्वियस बात है बिल्कुल सेम रहेगा, हो सकता है दूसरा लेक्चर भी आपको पुराना सा ही लगे, लेकिन आई गारंटी कि थर्ड लेक्चर उसके बाद या थर्ड से ही उसके बाद से तो पक्का ऐसा है कि आपको सारे टॉपिक्स ऐसे मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं जो कि नए हैं, न्यू हैं, जो कि आपने 10th में ऑब्वियस बात है यार पूरा चैप्टर थोड़ी ना सेम आ जाएगा। चलो फिलहाल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है पहले आओ समझें। अगर हम लोग बात मान के चलें, ऑन एन एवरेज 120 एलिमेंट्स अगर हमारे पास हैं, अब 118 बोल के कमेंट सेक्शन पे मूड मत खराब कर देना। अब हम 120 मान के चल रहे हैं ना, ठीक है, 118 कह लो, एनसीईआरटी के हिसाब से तो 114 कह लो, और कुछ डिस्कवरीज पे काम चल रहा तो फिर तो 122 कह लो, तो वो सब तो बेकार की बातें हो जाएंगी। पर अगर हम लोग एक वैल्यू ले लें इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, लेट अस सपोज हम ऐसा बोलेंगे इस पूरे चैप्टर में कि वी हैव 120 एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर 120 एलिमेंट्स हमारे पास हैं इस दुनिया में, मान लेते हैं, तो सबके बारे में इंडिविजुअली पढ़ना, सबके बारे में अलग से पढ़ना, ये पॉसिबल नहीं रहता। मतलब सबके बारे में आप एक एलिमेंट उठाओ उसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ो, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ उसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ो, फिर तीसरा एलिमेंट उठाओ उसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ो, ये पॉसिबल नहीं है। 10th क्लास में एक चैप्टर आया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के बारे में भी आप इंडिविजुअली देखा जाए तो पढ़ नहीं पाए। आप इंडिविजुअली एक एलिमेंट के बारे में पढ़ाई नहीं कर सकते। आप ये बात को समझो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप मान लो एक एलिमेंट के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, तो कार्बन एलिमेंट से, तब आप कार्बन के बारे में पूरा जीवन भी पढ़ लोगे तो पढ़ाई खत्म नहीं होगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो एक एलिमेंट के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा जो लाइफ स्पैन है, या 114 एलिमेंट के बारे में तो पूरे जीवन में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। दिस क्लासिफिकेशन इज सिमिलर टू द क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी ऐसे ही तो क्लासिफिकेशन होता है। आपको याद हो 9th क्लास में एक चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो, कि अगर वो चैप्टर आपने पढ़ा था तो भैया जैसे हमारे पास प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आए, एनिमल्स में हमारे पास मैमल्स आए। अब मैमल्स के अंदर काऊ भी आता है, मैमल्स के अंदर डॉग भी आते हैं, मैमल्स के अंदर ह्यूमन भी आते हैं। क्या इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है जो अलग है? बहुत सारी हैं, बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनमें सिमिलर हैं। तो अगर मैं काऊ के बारे में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूँ, या मैमल्स के बारे में अगर मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूँ, तो देखा जाए तो मैंने काऊ के बारे में भी पढ़ लिया, देखा जाए तो मैंने डॉग के बारे में भी पढ़ लिया, देखा जाए तो मैंने ह्यूमन के बारे में पढ़ लिया। वो वाली प्रॉपर्टीज में बात कर रहा हूँ जो सेम है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करते क्यों है, क्या रीजन है क्लासिफिकेशन करने का? तो क्लासिफिकेशन करने का आप कह सकते हो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या पड़ गई। हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया? तो सबसे पहली जरूरत क्लासिफिकेशन की पड़ गई इजी टू स्टडी। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो हम उनके बारे में इंडिविजुअली नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर एलिमेंट्स को ग्रुप्स में बांट दिया गया, मान लो एक ग्रुप के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, तो आपने एक एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया तो बाकी 6 के बारे में ऑटोमेटिकली पढ़ लिया, तो पढ़ाई करना बहुत इजी सा हो जाएगा। सेकेंड, सिंगल ग्लैंस व्यू। अब सिंगल ग्लैंस व्यू का मतलब होता है आपको एक नजर देखना है, बस
आपको एक बारी में देखते ही एलिमेंट्स के बारे में सारी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। मतलब कि नॉट बेसिक नॉलेज, देखो जैसे मतलब क्या होता है समझाता हूँ। मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे अपने क्लासरूम के सारे बच्चों का नाम बताओ। अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का नाम बताओ। अब 40 बच्चों का नाम बताते हुए आप शुरू के 10 नाम 15 नाम बहुत ज़्यादा फास्ट ले लोगे जहाँ तक मुझे लगता है, और वो सारे नाम होंगे जो आपके बहुत करीब हैं। ओके ठीक है, ज़्यादा भावना में मत भाओ, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप जो बाकी के नाम लेंगे उसमें आप अटकेंगे, और मैं तो ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से 99.9% बच्चे 20 नाम के बाद 30 नाम के बाद अटक जाएंगे, है ना। 40 के 40 तो नहीं ले पाएंगे, कोई ना कोई आपसे मिस ही हो जाएगा, यार और कौन था, यार और कौन था। लेकिन अगर मैं 40 बच्चों की आपके सामने फोटो लाके रख दूं और आप उस क्लासरूम के बहुत पुराने सदस्य हैं, आप सबको जानते हैं, तो आप उनके बाद उनका नाम लेना शुरू कर देंगे, भले ही आपको उस वक्त नाम नहीं ले पा रहे थे आप। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कि मान लो आप लोग को मैं बोलूं कि यार मुझे आप हनी सिंह जी के, यू नो ना हनी सिंह जी, हमारे महाराज जी जो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हमें बहुत कुछ सीख दी है उन्होंने। जैसे कि उन्होंने एक सीख दी है कि एना वीना डोप शोप मारा करो, मतलब ऐसे नीट वीट मत पिया करो, टिक्के शिक्के खा लिया करो, ऐसे करके उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। तो उन सारी शिक्षाओं को आपको सारी शिक्षाएं याद नहीं है। आपको मैं बोलूं हनी सिंह जी के सारे गाने आप मुझे बताओ, तो आप मुझे पहले 5 गाने बता देंगे, 10 बता देंगे, 15 बता देंगे, 20 बता देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। मान लो मैं ऐसे एक वैल्यू बोल रहा हूँ, मान लो आज तक उन्होंने 150 गाने गाए, तो आप 150 के नाम जो नहीं बता सकते, खासकर आप 100 के भी नहीं बता सकते मेरे हिसाब से। लेकिन जब मैं गाना बजाऊंगा कहोगे अरे यार ये गाना तो मैं भूल गया, अरे हाँ यार ये भी तो गाना है, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, आप कहोगे हाँ यार ये भी तो गाना है, ये भी तो गाना मैं भूल गया था। तो ऐसे हमारे दिमाग के साथ होता है। अब 114 एलिमेंट्स, 120 एलिमेंट्स, हमें सारे के सारे एलिमेंट्स एकदम से हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, पर अगर उनको हमने क्लासीफाई कर रखा होगा एक टेबल की फॉर्म में, तो एक सिंगल ग्लांस व्यू मिल जाएगा। थर्ड है इजी टू कंपेयर। अब इजी टू कंपेयर का मतलब क्या होता है भाई, हम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर पाते हैं। देखो अगर हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहा होगा तो हमारे पास एक टेबल होगी, टेबल के एक तरफ क्या होंगे, एलिमेंट्स, मेटल्स, और आपको शायद याद हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक तरफ मेटल्स होते हैं, एक तरफ नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम उस तरीके से अगर पढ़ें तो हमें कंपैरिजन मिलता है। शायद आपको याद हो कि पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न टेबल है, तो ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट कम होता है। तो अगर मुझे अच्छे मेटल्स लेने हैं तो मुझे यहाँ पे लेने हैं और यहाँ पे भी नीचे वाला लेना है। तो इजी टू कंपेयर, कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने क्लासिफिकेशन कर रखा होगा। तो ऐसे कुछ हमारे को फायदे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। लेकिन जो एट प्रेजेंट क्लासिफिकेशन चल रहा है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उससे पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए थे जो गलत हुए। अब हम हर एक अटेम्प्ट को तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ 3 अटेम्प्ट्स को हमें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करूं, और ये तीनों अटेम्प्ट्स में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, इसलिए हम उन्हें पढ़ रहे हैं। बाकियों को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि या तो वो इनके जैसे कॉमन थे, या उनसे आप कुछ सीख नहीं लोगे, शिक्षा नहीं लोगे। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इन 3 में कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ यूनिक था। जैसे कि डॉबर्ने और स्ट्राइड जो हैं, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था, इसलिए इसे पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ से इंस्पिरेशन शुरू हुई थी। या राइट ब्रदर्स जी ने प्लेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, वो हवाई जहाज आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन जब उस टाइम पे बना तो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिली। उससे पहले तो कोई सोचता भी नहीं था कि हम उड़ सकते हैं। देखो पहला करने वाला हमेशा सबसे बेस्ट करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पहला करने वाला एक बहुत अच्छी चीज छोड़ जाता है, वो है इंस्पिरेशन। गेटिंग माई पॉइंट? पहला करने वाला हमेशा अच्छा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पहला करना जरूरी है क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन होता है, वो आपके लिए एक छाप छोड़ देता है। जैसे कि राइट ब्रदर्स जिसका बनाया गया प्लेन, उस प्लेन में आज के टाइम पे आप बैठना भी नहीं पसंद करोगे, आप कहोगे नहीं तो बहुत रिस्की है, मैं तो इस पर नहीं बैठूंगा, तो कभी भी टूट सकता है, मेरे को तो इस पर ट्रस्ट नहीं है। वहीं पे आप आज के जो हवाई जहाज हैं जो आपको दुनिया के किसी भी कोने पे ले जाएंगे, आप उन पे ट्रस्ट करते हैं और उन पे जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज की डेट में हवाई जहाज होता है, अगर राइट ब्रदर्स जिसने प्लेन ना बनाया होता तो आंसर है नहीं।
तो शुरुआत यानी इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। भले अभी हम डॉबर्नर जी के ट्रायड का मजाक उड़ा दें, लेकिन आप ये ध्यान दें क्योंकि मॉडर्न टेबल के आने का कारण डॉबर्नर जी का ट्रायड ही है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई, ये इंस्पिरेशन है। और इंस्पिरेशन शुरुआत करना बहुत जरूरी बात होती है, ये बात समझना। चलो ठीक है, फिलहाल हम बात करें डॉबर्नर ट्रायड्स की। तो डॉबर्नर ट्रायड्स ने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस वक्त मान के चलो आप 30-40 एलिमेंट्स होंगे, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता याद कितने होंगे, लेकिन मान लो 30-40 एलिमेंट्स होंगे। तो इन्होंने कहा मैं दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स नोन है उनको 3-3 के ग्रुप में बांटूंगा, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया ट्रायड, क्योंकि 3-3 के ग्रुप्स में इन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया। अब इन्होंने जो एक्चुअली ये सिर्फ 3 ही ट्रायड दे पाए, इसलिए ये क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं है। हर एक में 3 एलिमेंट और 3 ट्रायड दे पाए तो 9 एलिमेंट्स को ये क्लासिफाई कर पाए, विच इज नॉट सफिशिएंट। बट इनके टेबल में जैसे इनका पहला क्लासिफिकेशन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन्होंने ऐसा करके ही फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ऐसे इन्होंने 3 जो है वो ट्रायड्स दिए। बट अगर इन्होंने 3 ट्रायड्स दिए, मान लो इन्होंने 3 ट्रायड्स दिए और हर एक में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप सिर्फ 9 ही तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाए। पहली बात तो आप उस वक्त नोन सारे एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई नहीं कर पाए, और दूसरी बात, अगर ये क्लासिफिकेशन आज के डेट में चल भी रहा होता तो भी अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि 120 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, चलो मान लेते हैं 30 एलिमेंट्स उस वक्त थे, तो हर एक में इन्होंने 3-3 के झुंड में बांटा और 10 ट्रायड्स आ गए, क्योंकि 30 एलिमेंट है तो फिर भी समझ में आता है, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आज की डेट में हमारे पास 120 एलिमेंट्स आ चुके हैं लगभग, अब अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूं तो तब भी 40 ट्रायड्स तो आएंगे, और अगेन 40 ट्रायड्स 40 ग्रुप्स के बारे में भी इंडिविजुअली पढ़ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक सफिशिएंट क्लासिफिकेशन नहीं था। चलो, बट इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कहा इन 3 की प्रॉपर्टीज मैच होंगी, जो कि हुई भी। इन्होंने एक और अच्छी बात बोली थी, अगर आपको याद हो, कि पहले वाले और आखिरी वाले का जो एटॉमिक मास है उसका जो एवरेज है वो बीच वाले के बराबर आ जाएगा या लगभग बराबर आ जाएगा, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में बोला। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन के कुछ नुकसान थे। पहला नुकसान, ही इग्नोर्ड लाइटर एंड हैवियर एलिमेंट्स। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जो लाइटर एलिमेंट्स थे और हेवियर एलिमेंट्स थे तो उस वक्त नोन थे, उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको लेने से इनका ये एवरेज वाला जो कंसेप्ट है वो गलत साबित हो रहा था। तो इसीलिए इनका ये एक लिमिटेशन बन गई कि इन्होंने जान के लाइटर और हेवियर एलिमेंट्स को इग्नोर किया। जैसे कि अब हम लिथियम से पहले बात करें तो हाइड्रोजन आ चुका था, कैल्शियम से पहले मैग्नीशियम आ चुका था, लेकिन इन्होंने इनको इग्नोर किया। ठीक है। सेकेंड, ओनली 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इन्होंने ग्रुप्स बनाए उसमें एक एलिमेंट, एक ग्रुप में सिर्फ 3 एलिमेंट थे, विच इज नॉट अ सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, विच इज नॉट एन एफिशिएंट, है ना, एफिशिएंट इज द करेक्ट वर्ड, विच इज नॉट एन एफिशिएंट क्लासिफिकेशन, जो कि एक अच्छा, एक एफिशिएंट क्लासिफिकेशन नहीं था। और थर्ड लिमिटेशन की अगर हम लोग बात कर लें, देखो पहले ये उस वक्त के सारे एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई नहीं कर पाए, नॉट ऑल नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड। हम ये तो कह ही नहीं रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले की बात करूं, उस वक्त जो एलिमेंट्स हमारे पास थे डॉबर्नर जी उन्हें भी क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, तो ये भी इनकी एक क्या बन गई, लिमिटेशन। ठीक है जी। फिर आप सब जानते ही हैं शायद, इसके बाद हमारे पास आए न्यूलैंड जी। न्यूलैंड जी ने एक लॉ दिया जिसको बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक्चुअली अब न्यूलैंड जी को क्यों पढ़ रहे हैं, डॉबर्नर जी को तो चलो समझ में आता है इसलिए पढ़ा क्योंकि ये पहला क्लासिफिकेशन था, लेकिन न्यूलैंड जी को क्यों पढ़ रहे हैं, न्यूलैंड जी ने ऐसा क्या करा कि इनको हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई कि एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। यहाँ से एक सोच मिली, आप कह सकते हैं हमारी केमिस्ट्री को, कि जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पर डिपेंड करते हैं।
शायद आप जानते हो मॉडर्न टेबल ने मास नहीं एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो एटॉमिक नंबर तक कैसे पहुंचे, क्योंकि पहले एटॉमिक मास आया। तो यहां से शुरुआत हुई कि प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास या बाद में जाके जो नंबर हुआ उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए न्यूलैंड जी का लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड जी की क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप समझते हैं एक छोटी सी बात। सबसे पहली बात, न्यूलैंड जी ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगाया जाए तो हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टीज मैच करता है। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा में पहला सुर 8वें सुर से यानी कि सा से वापस से मैच करता है। सा रे गा मा पा धा नी 7 सुर हो गए, फिर 8वां वापस से सा आ गया, तो पहला वाला 8वें से मैच कर गया, तो इसको ही ऑक्टेव बोलते हैं। तो इसलिए इनके लॉ को नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि हर पहला एलिमेंट हर 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो। अगर आपको टेबल दिख रही है, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी में बनी होगी। अब अगर हम लिथियम को देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास लिथियम है। अब लिथियम से 8वां एलिमेंट अगर आप जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम आता है, और लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती हैं। ऐसे ही बोरोन से 8वां एलिमेंट एल्यूमिनियम आता है जिससे प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। सिलिकॉन कार्बन से 8वां एलिमेंट सिलिकॉन आता है जो प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। फिर इनकी टेबल की लिमिटेशन क्या है? एक्चुअली इनकी टेबल में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लिमिटेशंस थी। पहली, प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिर्फ कैल्शियम तक मैच हुई, या इनके टाइम पे उस वक्त तक 56 एलिमेंट्स लगभग डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इनकी टेबल में जो प्रॉपर्टीज मैच हुई वो सिर्फ कैल्शियम तक हुई। कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टीज इनकी मैच ही नहीं हुई। तो पहली लिमिटेशन बन गई, और वो ये थी कि टेबल was applicable, टेबल कहना सही नहीं होगा, क्लासिफिकेशन कह देते हैं, क्योंकि टेबल वर्ड इन्होंने भी यूज नहीं किया था। क्लासिफिकेशन was applicable for या अप टू कैल्शियम ओनली। जो प्रॉपर्टीज थी उसमें जो पीरियोडिसिटी आ रही थी, यानी जो प्रॉपर्टीज का रिपीट होना था, यानी जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ कैल्शियम तक सही रिजल्ट दे रहा था। कैल्शियम तक प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, उसके बाद प्रॉपर्टीज मैच होना बंद हो गई। सेकंड, इन्होंने एक ही डब्बे में 2 एलिमेंट्स को भी डाल दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल, है ना। अब ऐसा क्यों किया? ताकि प्रॉपर्टीज मैच हो। ऑल तो उससे भी हुई नहीं, बट देखा जाए तो ये सही नहीं है। 2 एलिमेंट्स were placed in single slot, और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने नहीं दी। थर्ड, some elements were put in very wrong order or place। जैसे कि आपको शायद पता, मैं भी दिखा भी दूंगा कि आयरन को देखो, आप अगर देख ही लो तो आयरन को इन्होंने सल्फर के साथ रखा, जिससे कि प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं होती हैं। कोबाल्ट और निकल को, कोबाल्ट और निकल ये मेटल्स हैं, आप सब जानते हैं, ये बेहतरीन मेटल्स में से एक हैं। इनको क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ रख दिया, जो कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन नॉन मेटल्स में से एक हैं। तो सम एलिमेंट्स वर पुट इन वेरी रॉन्ग ऑर्डर और प्लेस, लाइक कोबाल्ट and nickel were placed with fluorine and chlorine, जो कि आपस में बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते। एंड आप कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इनकी, कि इन्होंने 56 एलिमेंट्स उस वक्त तक नोन थे और इन्होंने लगभग सारे क्लासिफाई भी कर दिए। बट इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, और वो थी नो प्रोडक्शन फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स। इन्होंने फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई प्रोडिक्शन नहीं करी। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुनना। मान लेते हैं कि मैं और आप, अभी 2023 चल रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं 2022 चल रहा है, 23 कहाँ चल रहा है, 2022 चल रहा है। मान लेते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि
जब सन 3000 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप शायद जिंदा हो, मैं तो नहीं हूँगा, लेकिन जब सन 30,000 आएगा, 3000 आएगा, 30,000 आएगा, तो इस दुनिया में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो हमारे पास इसका आंसर तो नहीं है ना। क्या ये आंसर 120 से 121 से होगा? बस हो सकता है यस। क्या पता ये आंसर 120 से 120 ही रहे। क्या पता ये आंसर 300 एलिमेंट्स तक पहुंच जाए। क्या पता ये आंसर 400 एलिमेंट्स तक पहुंच जाए। बट हम फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के बारे में ये नहीं बोल सकते कि वो आएंगे ही नहीं। हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में एलिमेंट्स आ सकते हैं, कितने आएंगे ये हमें नहीं पता। यार आपको सबको पता है एलिमेंट्स कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड भी हैं, कुछ हमने भी बनाए हैं। मैं टोनी स्टार्क जी के द्वारा बनाया गया आयरन मैन में उनके लैब में बनाए गए एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं असलियत में जो ह्यूमन ने एलिमेंट्स बनाए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आई होप आपने नाम सुना रदरफोर्डियम, जो रदरफोर्ड जी के लैब में बनाया गया, उनके द्वारा उनको ऑनर देने का नाम भी रखा गया। लॉरेंशियम, लॉरेंस जी के लैब में बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यार ऐसे एलिमेंट्स जो हम बना रहे हैं या नेचर में ही क्या पता ब्रह्मांड में ही हो, लेकिन हमने अभी तक ढूंढे ना हो, तो हम ये तो कभी भी नहीं कह सकते कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। जब इनसे बात की गई फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए, तो इन्होंने कुछ ऐसा एटीट्यूड दिया कि फ्यूचर में और कोई एलिमेंट नहीं आएंगे, और इनकी टेबल भी यही रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। मैं कहूँगा ये तो शायद आप किसी ऐसे बच्चे से भी पूछ लोगे जो साइंस से जुड़ा हुआ नहीं है, आप अपनी मम्मी से ही पूछ लोगे कि मम्मी हमारे पास धरती पे 120 एलिमेंट्स हैं, अगर उनको एलिमेंट का मतलब पता हो तो मम्मी आप मुझे बताओ कि क्या फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, तो आपकी मम्मी का आंसर भी यस होगा, क्योंकि ये तो कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने एलिमेंट के बाद रुकेंगे, ये तो आप भी जानते ही हैं शायद, ठीक है ना। तो नो प्रोडिक्शन फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स, फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए इन्होंने कोई भी प्रोडिक्शन नहीं की। इन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं व्यक्त की फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स को लेके, ठीक है ना। इसके बाद आप सब शायद जानते हो हमारे पास मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल है। अच्छा, न्यूलैंड जी की इतनी सारी लिमिटेशन होने के बावजूद भी हम न्यूलैंड जी की टेबल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो न्यूलैंड जी हैं उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने वो एक इंस्पिरेशन थे कि मैं एटॉमिक मास पे एलिमेंट्स को लगाऊंगा, एटॉमिक मास पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, और वहां से एक इंस्पिरेशन शुरू हुई जो मेंडलीव जी ने भी ली और हेनरी मॉसले जी जिन्होंने हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, उन्होंने भी वहां से शुरुआत करी, इंस्पिरेशन ली। चलिए फिलहाल बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात तो अच्छी बात ये थी कि ग्रुप्स और पीरियड्स थे। आप सबने मेंडलीव जी की टेबल तो देखी होगी, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी में है। उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए। पहले हम इनकी टेबल की अच्छी बातें करते हैं। इन्होंने अपनी टेबल में सबसे अच्छी बात ये की कि इन्होंने अपनी टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए। आप कह सकते हो कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट था। ऐसा नहीं है कि हमें ढूंढने पड़ रहे हैं एलिमेंट, और अगर ढूंढने भी पड़ रहे हैं तो उनके प्रॉपर एड्रेस है हमारे पास, ग्रुप्स और पीरियड्स हैं। आप मुझे बताओ, आप जहाँ पे भी रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप गुड़गांव में रहते हो, आप जयपुर में रहते हो, आप हरियाणा में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, कश्मीर में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, कहीं भी रहते हो आप, आपके एरिया में क्लासिफिकेशन हो रहा होगा, एड्रेस हो रहा होगा। जैसे हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली में, रोहिणी में, यहाँ पे सेक्टर्स बटे हुए हैं, जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, 6, 7, ऐसे करके 35 तक शायद, 36 तक शायद सेक्टर है, या 40 तक सेक्टर है। और सेक्टर के बाद फिर उसके बाद पॉकेट्स हैं। जैसे सेक्टर 1 में पॉकेट ए, पॉकेट बी। अब ए में भी फर्दर डिवीजन है, A1, A2, A3, उसमें फिर हाउस नंबर है, और हाउस नंबर में फिर ऐसे करके फ्लोर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता है प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, कि भैया प्रॉपर अगर किसी के घर तक पहुंचना है तो उसके एड्रेस लेके आप प्रॉपर घर तक पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि रोहिणी में ही दो लोगों का सेम एड्रेस हो गया अनटिल अनलेस सेम घर में रहते हैं। तो कहने का मतलब आप समझें, प्लीज बात की गहराई को समझें कि एलिमेंट्स में इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स नाम की चीज दी, अगेन जो मॉडर्न टेबल ने भी दी, लेकिन शुरुआत यहां से हुई। तो इन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी दिया। सेकेंड, इन्होंने करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स का मास भी करेक्ट किया। इन्होंने अपनी टेबल में जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लगाया तो कहा यार नहीं यार, ये एलिमेंट तो इससे प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा। अब अगर ये एलिमेंट इससे प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है तो शायद हो सकता है कि ये मास ही गलत हो। तो जब उन्होंने उसे रिकैलकुलेट किया तो वो बिल्कुल सही थे। यार देखो, मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं
जिनके मन में ये सवाल आया कि इलेक्ट्रॉन का मास हमें दे दिया गया 9.1 10 की पावर -31 kg, बट क्या पता वो जो मास है वो गलत हो, क्या पता जो मास आप कैलकुलेट करके हमें दिया गया वो गलत हो, बट हम सब तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने वो याद कर लिया है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें आता भी नहीं है कि हम कैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास निकालें, तो जो हमें बोल दिया गया अब वो ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बट सोचो कल को पता लगे कि यार मास गलत है, या कल को आप एक कैलकुलेशन कर रहे हो मान लो, और वहां पे आप इलेक्ट्रॉन का मास जब 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 डाल रहे हो, तो आपका जो आंसर है वो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था। तो आपको लगा यार हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मास ही गलत हो, मैं तो वो वैल्यू ले रहा हूँ जो मुझे किताबों ने दी है, तो आपने कहा यार क्या पता किताब में गलत हो, तो आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिकैलकुलेट किया और देखा कि यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कुछ और होता है, फिर उसको रिकैलकुलेट किया, उसके ऊपर पूरा फिर अपना जीवन बता दिया और देखा कि यार एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम गलत नापते आए थे। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल दो इलेक्ट्रॉन के मास का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को रिकैलकुलेट बहुत बार किया जा चुका है। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते फ्यूचर का, लेकिन आप समझो न्यूलैंड जी की जो टेबल थी उन्होंने बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया और प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है नहीं हो रही है उनको लेना देना नहीं था आफ्टर कैल्शियम। लेकिन मेंडलीव जी की अगर बात करें तो उन्होंने जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो उन्होंने क्या देखा कि यार ये वाला एलिमेंट, ए समझो इसको, मान लो उनके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके, है ना। अब एच और आई में वो क्या देख रहे हैं यार कि जब वो ऐसे एलिमेंट को लगा रहे हैं तो एच और आई बेकार है, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो आई को इधर कर दें और एच को इधर कर दें तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो अब उनको लगा लेकिन मैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या पता ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो कि एलिमेंट्स का मास ही गलत हो, क्या पता एच का मास हम लोग आज तक 13 नापते आए हैं, क्या पता ये 13 से कम हो। जैसे कि देखो ध्यान से, इन्होंने एक एलिमेंट का मास करेक्ट किया, वो था बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या माना जाता था 13.5, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी इसका मास तो 9 होता है। सिमिलरली गोल्ड का भी मास इन्होंने करेक्ट किया, प्लैटिनम का भी मास करेक्ट किया और इंडियम का। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के मास को इन्होंने कैलकुलेट रिकैलकुलेट करके करेक्ट किया कि हम ये गलत नापते आ रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद सबसे अच्छी बात आपको सबको शायद याद हो, 10th क्लास में पढ़ी थी, ये इनकी टेबल की सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए प्रिडिक्शन किया। इनके हिसाब से फ्यूचर में और एलिमेंट आएंगे और उनके लिए इन्होंने जगह छोड़ दी। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ जगह छोड़ रहा हूँ और फ्यूचर में यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, और कमाल की बात यह है कि वो आए भी। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी एक मेरिट बन गया, एक फायदा बन गया। लेकिन इनकी टेबल में कुछ नुकसान भी थे। अच्छा, एक और फायदा भी है, इन्होंने नोबल गैसेस के लिए भी स्पेस छोड़ी थी, और एक और फायदा भी है, इन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले दिए थे। इन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के लिए ऐसे फॉर्मूले दिए जिससे कि हम किसी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का फॉर्मूला दे सकते हैं विदाउट यूजिंग वैलेंसी। उस वक्त तो वैलेंसी के बारे में ज्यादा कोई जानता भी नहीं था। तो नेवरदलेस कहने का मतलब ये है कि इनकी ये 3 4 5 फायदे थे, लेकिन इतनी अच्छी टेबल होने के बावजूद सिस्टमैटिक स्टडी आप दे रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में फ्यूचर के एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं, आप ने मास करेक्ट कर दिए, आपकी टेबल को पढ़ना बहुत आसान था, बच्चा आपकी टेबल को बहुत इजीली पढ़ पा रहा था। ये सब चीज़ों के बावजूद, ये सब चीज़ें करने के बावजूद आपकी टेबल फेल क्यों गई? आपकी टेबल में क्या लिमिटेशंस आ गई? हमने मेंडलीव जी की टेबल क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इन्होंने शुरुआत करी कि टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए जा सकते हैं, इसको पढ़ना और आसान हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, इनकी टेबल में इन्होंने फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी, यानी फ्यूचरिस्टिक बातें की कि यार ये एलिमेंट आएगा और आया भी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमें इनकी टेबल तो पढ़नी है। बट क्वेश्चन उठता है कि इनकी टेबल में क्या गलती थी? आपके हिसाब से सोचो, आपके हिसाब से अभी तक क्या गलती है? अगर आपको 10th क्लास याद है तो अलग बात है, बट आपको क्या गलती लग रही है इनकी टेबल में? तो सबसे पहले आप इनकी टेबल को देखो, एनसीईआरटी में बनी हुई, मैं यहाँ पर नहीं लाया हूँ। इनकी टेबल में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगाने की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगा दिया। ये इनकी टेबल की काफी बड़ी एक लिमिटेशन थी। इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। उसका मतलब क्या है? कोबाल्ट और निकल चेक करो, कोबाल्ट और निकल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहिए लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। ऑल दो उससे प्रॉपर्टीज तो मैच हुई,
लेकिन इन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि आप सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगा रहे हो तो कोबाल्ट और निकल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लगा रहे हो। ये बात होगी, बस इन्होंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी। सिमिलरली अगर हम बात करें आर्गन और पोटेशियम की, तो उनके साथ भी ऐसा ही किया और कोबाल्ट और निकल के साथ भी ऐसा ही किया। ठीक है जी। इसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन ये फिक्स नहीं कर पाए। वो तो आप शायद जानते हो, हमारी आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ भी यही प्रॉब्लम है। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हम हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं कर पाए एट प्रेजेंट भी, वो तो आप जानते ही होंगे। बट ये मेंडलीव जी की टेबल की भी लिमिटेशन है कि ये हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए, ये नहीं लगा पाए कि हाइड्रोजन को मुझे कहाँ लगाना है, क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कली मेटल जैसी भी प्रॉपर्टीज शो करता है। और एनालॉमस जेवर तो बात कर ली। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अब आइसोटोप्स क्या होता है अगर आपको याद हो तो, आइसोटोप मतलब क्लोरीन है जैसे, अब क्लोरीन का मास 17 और नंबर 17 ही है, लेकिन मास 35 और 37 होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या अलग होती हैं? आंसर है सेम। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम। तो क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होगी। लेकिन अगर हम बात करें मेंडलीव जी की टेबल के हिसाब से, तो हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाना है। अब अगर हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाना है तो क्लोरीन जो है उसका जो मास है 35 और एक और क्लोरीन जिसका मास है 37, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। यानी पहले एक डब्बे में क्लोरीन 35 और अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो क्लोरीन 35 अलग डब्बे में आना चाहिए और क्लोरीन 37 अलग डब्बे में आना चाहिए। यानी कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हो तो अलग अलग डब्बे में आने चाहिए, और अलग डब्बे का मतलब है इनकी प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए, क्योंकि आप अलग डब्बे में लगा रहे हो तो ग्रुप पीरियड अलग होगा, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टीज बदलेंगी। लेकिन आइसोटोप जो होते हैं उनकी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, तो ये अपने टेबल में आइसोटोप्स को भी एडजस्ट नहीं कर पाए। ये नहीं एडजस्ट कर पाए आइसोटोप्स को, क्योंकि भैया एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। कहीं पे आप ये लाइन लिख लीजिए प्लीज, आइसोटोप्स हैव, यहाँ पे लिख दूं, आइसोटोप्स में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल अलग होती है क्योंकि मास अलग होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनके एग्जैक्टली सेम होती हैं। और लेकिन इनकी टेबल जी के हिसाब से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात तो अलग है, लेकिन मेंडलीव जी की टेबल के हिसाब से अलग अलग डब्बे में आना चाहिए था, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगा रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हुआ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, एनालॉमस बिहेवियर और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इन्होंने कुछ सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर, यानी यहाँ पे भी एक और लिमिटेशन सेम आई जो कि हमारी मेंडलीव की टेबल में भी थी, कि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को मतलब अच्छे से क्लासिफाई किया, मतलब एज कंपेयर टू न्यूलैंड जी इनका क्लासिफिकेशन काफी बेहतर था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर्स बहुत ऑड थे। जैसे कि आप पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड मर्करी रिजेंबल्ड इन देयर प्रॉपर्टीज बट दे हैज बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब कॉपर और मरकरी दोनों मेटल्स हैं, दोनों की वैलेंसी प्लस है, दोनों की हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत कम है, तो इनको एक दूसरे के बहुत पास होना चाहिए था, बट ये एक दूसरे से काफी दूर रखे गए। सिमिलरली अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कॉपर से काफी अलग है, सिल्वर से काफी अलग है, लेकिन इनको एक दूसरे के साथ रखा गया। तो कॉपर और सिल्वर और पोटेशियम, सोडियम ये सब ठीक है, सारे मेटल्स हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, आप जानते हैं, लेकिन ये लोग बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनको साथ रखा गया, जो कि एक बहुत बड़ी टेबल की अपने आप में क्या बन गई, एक लिमिटेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंथेनाइड्स और ऑक्टेनाइड्स, शायद आपने नहीं जानते हो, लेकिन आप जान जाओगे इस चैप्टर में। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो टेबल के बाहर निकाले जाते हैं, जिनको हम इस चैप्टर में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे आगे जाके, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं
ये जो एलिमेंट्स जो टेबल के बाहर निकाले जा रहे हैं, ये एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड्स और ऑक्टेनॉइड्स बोलते हैं। पहले वाली सीरीज को लेंथेनॉइड और दूसरे वाले को ऑक्टेनॉइड्स कहते हैं। ऐसा क्यों, ये हम सीखेंगे। अभी मैं रफली बता देता हूँ। इसका जो पहला मेंबर है वो लेंथेनियम होता है, तो नाम पड़ गया लेंथेनाइड्स, और इसका जो पहला मेंबर होता है वो ऑक्टेनियम होता है, तो नाम पड़ गया ऑक्टेनाइड्स। लेकिन इन्होंने इन एलिमेंट्स को टेबल से बाहर नहीं निकाला, और निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना निकाले टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। आप सबको बताया जाएगा, 10th में नहीं बताया गया था, लेकिन 11th में बताया जाएगा वैलिड रीज़न के साथ कि इनको टेबल से बाहर क्यों निकाला गया, इनको टेबल से बाहर निकालने का क्या कारण था। लेकिन लेंथेनाइड्स और ऑक्टेनाइड्स को the 14th element following lanthanide and 15th element following octanides have not been given a separate place in Mendeleev's table, यानी इनको एक सेपरेट प्लेस नहीं दी गई। और सेपरेट प्लेस देना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो मॉडर्न टेबल से बिल्कुल भी मैच, बाकी सारे एलिमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, हम पढ़ेंगे। इसलिए इनको टेबल से बाहर निकालना बहुत जरूरी था, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे टेबल आगे जाके गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। एंड फाइनली ये 3 क्लासिफिकेशन जिनका हमारे जीवन से लेना देना था, कुछ ना कुछ हमने इनसे सीखा, ये क्लासिफिकेशन हुए। लेकिन उसके बाद हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जो कि हेनरी मॉसली जी ने हमें दी। और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, आई गेस आपको याद हो, मेन जो लॉ था जिस पर हमारे मॉडर्न टेबल बेस्ड है, वो है कि एलिमेंट्स को लगाया जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, और वही एक गेम चेंजर था। कैसे गेम चेंजर था वो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन आज हमने अपने हिस्टोरिकल पिछली जीवन में आई हुई सारे टेबल्स को पढ़ा और उनसे कुछ ना कुछ सीखा, ताकि वो गलतियां हम रिपीट ना करें। अब इन गलतियों से ओवरकम करके हम अगले लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से प्यार करेंगे। जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से प्यार नहीं होगा तब तक उसको आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।